ये जो अज़वाजी ताल्लुकात होते हैं उनको कायम रख सकते हैं या नहीं? नरमी और इजाज़त की कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें आपके डॉक्टर्स कह देते हैं कि कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। आप हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि जो वजाइनोप्लास्टी है ये क्या प्रोसीजर है? चाइल्ड बर्थ के बाद ख़वातीन का वजाइनल लूजनिंग का एक कॉमन सा प्रॉब्लम है। जितनी भी गायनेकोलॉजिस्ट हैं वो सिजेरियन ही सी सेक्शन ही करती हैं। किसी भी खातून के अगर पीरियड पहले नॉर्मल थे, 3 महीने से पीरियड जो है वो एबनॉर्मल है। ये जो अज़वाजी ताल्लुकात होते हैं उनको कायम रख सकते हैं या नहीं? इंटीमेसी प्रेगनेंसी में बिल्कुल सेफ़ है, तीनों ट्राइमेस्टर में सेफ़ है, ठीक है, लेकिन इसमें एहतियात बहरहाल ज़रूरी होती है। नरमी और इजाज़त की और कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें आप नहीं कर सकते? कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें आपके डॉक्टर्स कह देते हैं कि कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। ठीक है, जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर वजाइनल ब्लीडिंग का एपिसोड आ गया है तो फिर हम मना कर देते हैं। प्लेसेंटा प्रीविया में ये एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। इसके साथ जिनकी प्रीटर्म बर्थ्स हो जाती हैं वो ख़वातीन अज़वाजी ताल्लुक़ से परहेज़ करें तो बेहतर रहता है। ठीक है। अच्छा मैडम, जैसे आपने एस्थेटिक गायनेकोलॉजी के अंदर भी कोर्सेज़ किए हुए हैं, ट्रेनिंग की हुई है, तो आप हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि जो वजाइनोप्लास्टी है ये क्या प्रोसीजर है और क्यों किया जाता है? चाइल्ड बर्थ के बाद ख़वातीन का वजाइनल लूजनिंग का एक कॉमन सा प्रॉब्लम है। तो इसमें 3-4 तरीके हैं। क्रीमें हैं, क्रीम्स यूज़ करके वजाइनल टाइटनिंग को अटेन किया जा सकता है, मगर ये बहुत टेम्परेरी होती हैं। ठीक है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है लेज़र। लेज़र वजाइनल थेरेपी के साथ वजाइनल टाइटनिंग हो सकती है, लेकिन ये उन ख़वातीन के लिए मखसूस है जिनके सिज़ेरियन से बच्चे हुए होते हैं। ठीक है, लेकिन जिनकी वजाइनल बर्थ हुई हुई हैं, यानी नॉर्मल डिलीवरियाँ हुई हुई हैं 3-4, उनकी फिर सर्जिकल करेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, ये परमानेंट होती है और इसमें जो है वो वजाइनल लूजनिंग आलमोस्ट 90% करेक्ट हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि जब इरेगुलर पीरियड्स होते हैं तो कब जो ख़वातीन हैं उनको अपने डॉक्टर से रजू करना चाहिए? किसी भी खातून के अगर पीरियड पहले नॉर्मल थे और अब कोई 3 महीने से पीरियड जो है वो एबनॉर्मल है, साइकिल अपना फॉलो नहीं हो रहा, और साथ में आपका वेट गेन है और चेहरे पे बाल अनवांटेड से आ रहे हैं, एक्नी डेवलप हो रही है, सर के बाल झड़ रहे हैं, चिड़चिड़ापन बहुत है, ठीक है, वेट चेंजेस हैं बहुत, तो आपको फौरी तौर पर अपने गायनेकोलॉजिस्ट से रजू करना चाहिए। और इसकी वजूहात क्या क्या हो सकती हैं? इसकी बेसिक वजह ही हार्मोनल अपसेट है। अब हार्मोन्स स्पेसिफिकली फीमेल हार्मोन्स हो सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो थायराइड हार्मोन होता है ये मास्टर हार्मोन होता है हमारी बॉडी का। थायराइड हार्मोन एब्नॉर्मलिटीज़ भी इसके साथ प्रेजेंट कर सकती हैं। फिर प्रोलैक्टिन हार्मोन है, ठीक है, जो कि एक ब्रेन ट्यूमर जो है वो सिक्रीट करता है, ठीक है, उसकी वजह से हो सकते हैं। ठीक है, ओवेरियन फेलियर हो सकता है, ठीक है, क्या पता आप बहुत अर्ली एज में मीनोपाज की तरफ जा रही हूँ, ठीक है, सो इसको सॉर्ट आउट होना चाहिए। क्या आप समझते हैं कि जो हमारी डाइट है, फास्ट फूड है, बर्गर पिज़्ज़ा, जो हमारी यंग लड़कियां खा रही हैं वो उसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो डाइट हो सकती है? ये जो हार्मोनल अपसेट है ये डिजीज़ ही लाइफस्टाइल की है। तो लाइफस्टाइल में 2-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक आपका सोना, एक आपका खाना, और एक आपका तर्ज ज़िंदगी, जो आप किस तरह हैं, एक्टिव हैं, सुस्त हैं, सारा दिन बैठे रहते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। आप जो कितनी एक्टिविटी करते हैं। ठीक है, जो यंग लड़कियां हैं जिनकी शादी होने वाली है उनको अपनी डाइटरी चेंजेस में कौन कौन सी ऐसी चेंजेस करनी चाहिए ताकि वो हार्मोनली बिल्कुल फिट रह सकें? सिर्फ शादी इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो भी है रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में या उससे भी ज़्यादा हैं फीमेल्स, हेल्थ हर स्टेज पे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन यंग बच्चियों को इसलिए मैसेज दूंगी क्योंकि ये फिर उन्होंने तो पूरी ज़िंदगी गुजारनी है, अगर अभी से ही अपनी सेहत का इतना बेड़ा गर्क कर लेंगे तो आगे क्या चलेगा। तो उसमें सादी ग़िज़ा, ठीक है, सादी ग़िज़ा में क्या आता है, डीप फ्राइड चीज़ें नहीं खाएंगे आप। ठीक है, जो कढ़ाई में चली गई ये चीज़ वो किसी के लिए भी अच्छी नहीं है, बच्चियों के लिए तो बिल्कुल अच्छी नहीं। ठीक है, बहुत मीठा, चॉकलेट्स, कोक और जूसेस, ये आपके लिए प्रेफरेबल डाइट नहीं। सैलड ज़रूर खाएं, एक अच्छा सा बाउल बनाएं सैलड का, अपना एक मील सिर्फ सैलड रखें। ठीक है, जो चिकन है उसको ज़रा अवॉइड करके ही रखें, रेड मीट को प्रेफर करें, और शैलो फ्राइंग आप इंजॉय कर सकते हैं, एयर फ्राइंग आप इंजॉय कर सकते हैं, डीप फ्राइंग आप इंजॉय नहीं कर सकते। ठीक है, 25 से 30 मिनट की वॉक कंपल्सरी है, चाहे आप थिन लीन हैं
चाहे आप थोड़े चबी हैं, चाहे आप बहुत मसरूफ़ हैं, फिर भी जैसे ही मगरिब की अजान हो या सन सेट होता है, उससे 4 घंटे के बाद आपको सो जाना चाहिए। ठीक है। क्योंकि आपके हार्मोन्स का जो सर्केडियन रिदम अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है, आपका कोर्टिसोल हार्मोन मिडनाइट पे निकलना है, ठीक और है। वो डीप स्लीप के बाद निकलता है, ये सब डॉक्टर्स जानते हैं। ठीक है। अगर आप वो साइकिल नहीं फॉलो करते तो फिर हार्मोन्स तो परेशान हो जाते कि कब सिक्रीट होना है कब नहीं, सिस्टम सारा आपका ख़राब होना शुरू हो जाता है। ठीक है। जो जंक फूड का क्वेश्चन है आपका, जंक फूड आप कम से कम हफ्ते में 1 आध दफ़ा खा सकते हैं। ठीक है। उसमें भी कोशिश करें कि लेस जो है वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आपकी तरफ जाए। जिस दिन आप जंक फूड खाएं 10 मिनट एक्स्ट्रा वॉक ज़रूर करें। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि सोसाइटी में एक आम तासुर ये दिया जाता है कि जितनी भी गायनेकोलॉजिस्ट हैं वो सिजेरियन ही सी सेक्शन ही करती हैं, तो नॉर्मल डिलीवरीज बहुत कम हो गई हैं, तो क्या ये वाकई सच है? चीज़ें बहुत बदल गई हैं, ज़माना बदल गया है, इन्वायरमेंट बदल गया है। ख़वातीन की जो माँ बनने की एज है वो थोड़ी लिमिट अपर साइड पे चली गई है, ठीक है। जिसकी वजह से मेडिकल डिसऑर्डर हो जाते हैं, ठीक है। प्रेगनेंसीज कॉम्प्लिकेट हो गई हैं। जो यंगर एज में बच्चियाँ हमारे पास आती हैं उनमें बेबी के ग्रोथ के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा शुरू हो जाते हैं। पेशेंट खुद भी ऑप्ट करना शुरू हो गए हैं कि सिजेरियन सेक्शन करवाना है, क्योंकि लेबर बहुत पेनफुल होती है। लेबर के लिए एक सिजेरियन सेक्शन ऑप्ट करने का सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैं फैक्टर समझती हूँ वो सुस्त तर्ज ज़िंदगी है। ठीक है। उसके बाद आ जाता है मेल प्रेजेंटेशन है, बच्चा उल्टा है, ब्रीच है, ट्रांसवर्स है, डिटेक्ट अब ज़्यादा होना शुरू हो गया है। अल्ट्रासाउंड से पहले ही पता चल जाता है कि बच्चे की पोजीशन ऐसी है, कॉर्ड अराउंड नेक है, उस पर कर देते हैं। ये सम टाइम अनड्यू होता है, लेकिन उस पर सिजेरियन सेक्शन होते हैं। जो एक दफ़ा सिजेरियन सेक्शन हो जाता है फिर उसका रेट बढ़ता चला जाता है। जो प्राइमरी सिजेरियन सेक्शन है बेसिकली उसको कम करने की ज़रूरत उसकी वजह से हो जाता है। जिनको शुगर है उनमें बच्चे के इश्यूज़ आ जाते हैं, उस वजह से ज़्यादा सिजेरियन हो जाता है। फीटल डिस्ट्रेस बहुत है, यानी कि बच्चा लेबर के दौरान हार्ट बीट ख़राब हो गई, उसकी वजह से पेशेंट और डॉक्टर दोनों ही टाइम नहीं देते लेबर को। इसमें अगर डॉक्टर थोड़ा बेसब्रा हो जाता है कि जल्दी हो जाए डिलीवरी, सम टाइम पेशेंट भी चाहता है कि मैं टाइम ना दूं, लेबर टाइम मांगती है। अगर एक दफ़ा आपका सी सेक्शन हो गया तो जो नेक्स्ट डिलीवरी आप जो नेक्स्ट बेबी आप प्लान करेंगे जो उसकी डिलीवरी है उसके भी चांसेस हैं कि वो सी सेक्शन हो या वो नॉर्मल की तरफ जा सकती है? नॉर्मल की तरफ जा सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि उसका पिछला सिजेरियन किस वजह से हुआ था। अगर तो लेबर में हुआ था फिर तो नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। ठीक है। और वक्फा कम से कम 2 साल का है तो भी हो सकती है नॉर्मल डिलीवरी। खातून खुद ही लेबर में चली जाए इस प्रेगनेंसी में तो फिर 70% चांस है कि वो नॉर्मल डिलीवर हो सकती है। ठीक है। इसमें दर्दें खुद नहीं लगाई जा सकती। ठीक है। इसमें दर्दों को तेज़ करने वाले टीके भी नहीं लगाए जा सकते। ठीक है। रिस्क इसमें बड़ा ये है कि बच्चेदानी फट सकती। ठीक है। थोड़ा है, ऐसे नहीं हर किसी की फट जाती है, थोड़ा है लेकिन खौफनाक है इसमें, क्योंकि माँ और बच्चा दोनों की जान खतरे में हो। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं ख़वातीन किस उम्र तक सेहतमंद बच्चा पैदा कर सकती हैं जिसके अंदर उनकी अपनी जान को भी ख़तरा ना हो और बच्चे की जान को भी ना ख़तरा हो? गुड रिप्रोडक्टिव एज जो है वो अर्ली 20s से 35 तक है।